आज के इस वीडियो में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बीए, बीएससी और बीकॉम में ये जो ग्रेडिंग सिस्टम लागू हुआ है पूरे इंडिया में, उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये जो ग्रेडिंग सिस्टम से जो रिजल्ट बन के आ रहा है नए फॉर्मेट में, उसमें कई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं और भी उसमें तमाम प्रकार की समस्याएं हो रही हैं कि कितने ग्रेड पे कितना नंबर मिलेगा, किस सेमेस्टर में हम कितना ग्रेड या कितना क्रेडिट्स पाएंगे तो अगले सेमेस्टर में प्रमोट होंगे, अगर बैक लग गया तो उसको कैसे पता करेंगे, उसका क्या प्रोसेस होगा। तो इसमें सभी प्रकार के डाउट्स पे हम डिस्कस करेंगे और सभी प्रकार के डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से और ध्यान से एक एक पॉइंट सुनिएगा, क्योंकि बहुत लोग इसको लेके कंफ्यूज हैं। कई लोगों के रिजल्ट में देख रहे हैं कि सभी ग्रेड्स अच्छे हैं, फिर भी उसमें लिखा है प्रमोटेड एंड बैक के लिए लिखा गया है, मतलब लिखा गया है प्रमोटेड विथ बैक पेपर्स। तो उसका क्या मतलब है, क्यों ग्रेड्स अच्छे दिख रहे हैं फिर भी उनको बैक देना है। तो हर प्रकार के टेक्निकलिटीज़ की बात करेंगे, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरे इंडिया पे लागू हुई थी। इसलिए यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो रिजल्ट्स हैं उसके फॉर्मेट वेरी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम की प्रणाली और प्रमोट करने का जो नियम है वो सबके लिए सेम होगा। तो ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये लागू होगा, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के रिजल्ट में और वहाँ के इंटरफेस में विशेष करके खास समस्या आ रही है। तो इसमें मैं आपको एक रिजल्ट दिखाऊंगा भी कि कहाँ पे किस प्रकार की समस्या है और उसको कैसे समझना है। काफ़ी डिटेल में हम लोग बात करेंगे सभी चीज़ों पे। तो ये जो ग्रेडिंग प्रणाली है, इसमें अब देख पा रहे होंगे कि ये इस प्रकार से ग्रेड असाइन किए जाएंगे। इसमें ओ ग्रेड है आउटस्टैंडिंग, मतलब अगर आपका जो मार्क्स है वो 91 से 100 के बीच में है तो ओ ग्रेड मिलेगा, और अगर मार्क्स 81 से 90 के बीच में है तो ए प्लस एक्सीलेंट, और उसी प्रकार 71 से 80 के बीच में ए वेरी गुड, और 61 से 70 के बीच में बी प्लस गुड, और 51 से 60 के बीच में अबव एवरेज बी ग्रेड, और सी ग्रेड एवरेज के लिए है 41 से 50 के मार्क्स के लिए। और इधर ये ग्रेड पॉइंट्स असाइन किए गए हैं। अगर पास मतलब 33 से 40 के बीच में है तो जस्ट पास होंगे और उसके लिए ग्रेड है पी। एफ का मतलब है फेल, फेल है, उसके लिए कोई भी ग्रेड पॉइंट नहीं मिला है। और ए बी का मतलब होगा एब्सेंट, यानी आपने वो पेपर छोड़ दिया है, एब्सेंट, उसके लिए भी कोई ग्रेड पॉइंट नहीं मिलेंगे। कुछ पेपर्स आप लोग के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्वालिफाइंग है, तो क्वालिफाइंग पेपर जो होगा उसमें अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसमें ग्रेड लिखा होगा क्यू। अगर आपने उस पेपर को छोड़ दिया है तो फिर उसमें लिखा होगा एन क्यू, यानी नॉट क्वालिफाइड। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कुछ विशेष पॉइंट्स हैं उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी विषयों के जो मुख्य, माइनर, सह पाठ्यक्रम जो पेपर्स होंगे वो होगा 100 अंक का, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल। अब इस 100 अंक में 25 नंबर जो होगा वो सतत आंतरिक मूल्यांकन, जिसको आप लोग मिड टर्म बोलते हैं, जो आपके कॉलेज से लिया जाता है उसका है, और 75 नंबर का विश्वविद्यालय से परीक्षा होता है, मेन एग्जाम। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो पेपर होगा जैसे 100 नंबर का है, तो अब 100 नंबर में से 25 नंबर का आपका मिड टर्म लिया जाता है आपके कॉलेज में, और 75 नंबर का मेन एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी का एग्जाम से। तो इस प्रकार से ये डिवाइड किया गया, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए लागू होता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बोल रहा है कि मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल, उसमें उत्तीर्ण करने के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक लाना आवश्यक होगा। ये जो 25 अंक का क्राइटेरिया है वो इसलिए है क्योंकि 75 का आप लोग 33% निकालेंगे तो वो आएगा 25 नंबर। अब इसको जरा समझते हैं। देखिए, आप लोग का ये जो 75 मार्क्स का जो पेपर होता है यूनिवर्सिटी द्वारा लिया जाता है, इसमें आपको अलग से इसका 33% यानी 25 लाना जरूरी है। इसके अलावा जो मिड टर्म होता है जो 25 नंबर का, वो एक अलग से है, उसको आप इसमें काउंट नहीं करेंगे। जैसे एक मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसने मिड टर्म दिया 25 नंबर का, और वो मिड टर्म में वो 25 में से 25 पा गया। फिर वो जाता है एग्जाम 75 नंबर का देने, मेन एग्जाम जो यूनिवर्सिटी लेती है, और उस यूनिवर्सिटी के एग्जाम में मान लीजिए मात्र वो 10 नंबर पाता है। तो अब इसका जो टोटल 100 में से जो नंबर हुआ, वो टोटल 100 में से नंबर हो गया 25 और 10 हो गया 35। तो अब अगर वो ये सोच रहा है कि टोटल 100 में से जो पासिंग नंबर होता है वो 33% यानी 33 नंबर होता है,
तो उसने तो 35 पाया है तो वो पास होगा, तो ऐसा नहीं है। आप ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में उसका बैक माना जाएगा, क्योंकि उसने माइनर में भले ही पूरा मार्क्स पा लिया है, लेकिन जो 75 नंबर का यूनिवर्सिटी का पेपर था, यूनिवर्सिटी ने कंडीशन लगाया है कि 75 का 33% यानी 25 नंबर आपको इसमें लाना ही लाना है। तो अगर आप इसमें मिड टर्म में 25 और इसमें 10 पाए हैं, उसके बावजूद आपका 35 नंबर है जो कि पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर है, फिर भी आपका बैक माना जाएगा, क्योंकि आपको इसमें न्यूनतम 25 नंबर यहाँ पे लाना है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। तो अब एक और इसमें मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब जो आप लोग सोच रहे थे कि मिड टर्म में पूरा नंबर लाके मेन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में अगर हम 10 नंबर भी पा जाते हैं तो पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको मेन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 75 नंबर का होता है, तो उसका आपको 33% लाना ही होगा न्यूनतम 25 अंक पास करने के लिए। अब इसमें एक और यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि आंतरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर 33 अंक प्राप्त करने होंगे। देखिए, ये सेकेंडरी कंडीशन है, मतलब कहने का मतलब 100 अंक में से आप पहले 75 नंबर जो है इसका मिनिमम आप 25 लाएंगे। उसके बाद जो आपका मिड टर्म होगा 25 का, उसमें आप जितना पाते हैं वो भी जोड़ के 33 जो है वो उससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब जैसे इसको समझिए, मान लीजिए किसी ने 75 ये नंबर का एग्ज़ाम दिया और उसने बहुत अच्छा 40 नंबर उसमें स्कोर किया, और वो मिड टर्म नहीं देता है, मिड टर्म में मान लीजिए वो 0 पा जाता है। तो ऐसे में क्योंकि मिड टर्म पे कंडीशन नहीं है, अगर मिड टर्म में वो 0 भी पा गया तो उसका मेन एग्जाम में 40 है, तो टोटल 100 में से वो 40 भी पा रहा है, प्लस 75 का 33% 25 से ज़्यादा भी है, तो इस केस में वो पास माना जाएगा। यानी मिड टर्म पे कंडीशन नहीं है, लेकिन इस 75 नंबर पे कंडीशन है। और एक कंडीशन है टोटल का, मतलब 75 का 33% भी लाइए, प्लस मिड टर्म का जोड़ के टोटल 100 में से आप 33 या उससे अधिक लाइए, तब आप पास होंगे। मेरे ख्याल से ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा। अब जो आपका एक और इसमें पेपर होता है, वो पेपर होता है सह पाठ्यक्रम का। तो सह पाठ्यक्रम का जो पेपर होता है उसमें जो क्राइटेरिया है वो 40% का है, यानी 75 का 40%, यानी न्यूनतम 30 नंबर आपको लाना होगा। उसके बाद मिड टर्म तो वो उसमें कोई समस्या नहीं है, मिड टर्म का और ये इसका 75 नंबर का जोड़ के वो 40% से ज़्यादा होना चाहिए। यानी इसमें ये सह पाठ्यक्रम में कंडीशन सब वही हैं, बस इसमें क्या है कि इसमें जो क्राइटेरिया है वो 40% का किया गया है, जबकि यहाँ पे मुख्य और माइनर विषय में जो क्राइटेरिया है वो 33% का किया गया है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें देखिए, इस पॉइंट में वही चीज़ बोला गया है जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था, कि इसमें ये बोला गया है कि किसी भी कोर्स पेपर के आंतरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आंतरिक मूल्यांकन में 0 एवं बाह्य परीक्षा में न्यूनतम 33 अथवा सह पाठ्यक्रम के लिए 40 अंक मिलते हैं तो वो उत्तीर्ण होगा। ये वही है कि अगर आप जो है 75% का जो 75 नंबर का जो मेन एग्जाम होता है, उसमें अगर आप बहुत अच्छा नंबर लाते हैं, 33% से मान लीजिए ऊपर ला देते हैं, मान लीजिए 40 मार्क्स ला दिया, और मिड टर्म में आप 0 नंबर पा गए 25 में से, तो भी आपका 100 में से 33 से ये ज़्यादा है 40, इसलिए आप पास होंगे, क्योंकि मिड टर्म पे कोई भी कंडीशन नहीं लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सभी को जानना है कि अगर किसी कारणवश किसी स्टूडेंट का बैक लग गया या कोई प्रॉब्लम हो गया तो कब कैसे किस सेमेस्टर से कैसे प्रमोट होंगे। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई विद्यार्थी ऑड सेमेस्टर में है तो उसे अगले इवन सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जाएगा, चाहे विषम सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो। इसका मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है वो पहले सेमेस्टर में है या तीसरे सेमेस्टर में है, ठीक है, या 5वें सेमेस्टर में है, बीएससी के लिए ले लिया जाए तो ये ऑड सेमेस्टर हो गए। तो अगर वो पहले सेमेस्टर में है, एग्जाम देता है, परिणाम बहुत खराब आता है, मान लीजिए सब में बैक लग गया, तो भी उसको सेकेंड में प्रमोट कर दिया जाएगा। और अगर वो इसी प्रकार अगर मान लीजिए वो थर्ड में है, थर्ड का परिणाम मान लीजिए सब में बैक आ गया, तो भी उसको फोर्थ में प्रमोट किया जाएगा। और 5वां जो सेमेस्टर है
ऑड वाला, अगर इसमें भी मान लीजिए वो एग्जाम देता है, सब में बैक आ गया, तो भी उसको अगले सम सेमेस्टर छठवें में प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है, ये जो होता है सम सेमेस्टर का अंत साल के बीच में होता है। लेकिन ऑड सेमेस्टर वाले पे कंडीशन लगाया है, अगर मान लीजिए वो फर्स्ट में प्रमोट होके, फर्स्ट में उसका बैक लग गया था, तो सेकेंड वो प्रमोट होके चला गया, फर्स्ट से चला गया सेकेंड में, तो सेकेंड में जब चला गया, तो अब सेकेंड का जब वो एग्जाम देगा, तो सेकेंड से फिर अगले थर्ड में जाने के लिए कंडीशन लगाया गया है। माने 1 साल पूरा करने के बाद जब वो अगले थर्ड सेमेस्टर में या सेकेंड ईयर में जाएगा, तो उसके लिए ये कंडीशन लगाया गया है। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि आप अगर सेकेंड से थर्ड में जाना है, तो आपको पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर दोनों को मिला के आपको इतने विषय उत्तीर्ण करने हैं कि उन विषयों का क्रेडिट, कुल क्रेडिट का 50% आना चाहिए। मतलब इसको ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए पहले सेमेस्टर में कुछ विषय में बैक लग जाता है, कुछ विषय में पास हैं, और दूसरे में भी कुछ विषय में बैक लग जाता है, कुछ विषय में पास हैं। तो जिन विषयों में आप पास हैं, उनका कुल क्रेडिट जो आ रहा है, पास विषयों का क्रेडिट, वो कुल क्रेडिट का 50% से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कुल मिला जुला के आप दोनों सेमेस्टर मिला के केवल 4 ही विषय में पास हैं, बाकी मान लीजिए 2-3 या जितने और विषय हैं सब में बैक लग गया, तो इन 4 विषयों का जो क्रेडिट निकल के आ रहा है, आप लोग जान रहे हैं सभी सब्जेक्ट को क्रेडिट असाइन किया गया है, थ्योरी और प्रैक्टिकल सभी के लिए। तो इन 4 जो आपने पास किया है दोनों का मिला के, इनका क्रेडिट सभी दोनों सेमेस्टर के कुल विषयों के क्रेडिट से के 50% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप अगले सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर में चले जाएंगे। अगर वो क्राइटेरिया आप फॉलो नहीं कर पाते, तो आपका ईयर बैक माना जाएगा और आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, पूरा ईयर आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, ईयर बैक वो हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि जो आंतरिक परीक्षा में, आंतरिक जो परीक्षा जो आपका मिड टर्म होता है, अथवा इम्प्रूवमेंट परीक्षा नहीं होगी, आंतरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आंतरिक परीक्षा मतलब वही मिड टर्म हो गया। केवल पूर्ण सेमेस्टर की बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय परीक्षा के साथ आंतरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है, किंतु एक विद्यार्थी 2 पूर्ण सेमेस्टर की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकता। हाँ ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आपका फर्स्ट में किसी चीज़ में बैक है, तो वो फिर अगले साल आप थर्ड सेमेस्टर वालों का जब एग्ज़ाम होगा, तो उस समय जो ऑड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फर्स्ट वाला होगा, उसी समय आप देंगे। इसमें बाकी सब यही पॉइंट्स लिखे गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये सभी पॉइंट्स आप लोग को क्लियर भी हो गए होंगे, और बाकी सब ये कंडीशंस हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। किसी भी एक वर्ष को पूरा करने के लिए अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी, यानी किसी का अगर ईयर बैक लग रहा है, तो उसको जो है 3 वर्ष दिया जाएगा। 3 बार अगर ईयर बैक लग जाता है, तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल से व्याख्या यदि किसी, तो फिर आपका मेरे ख्याल से कोर्स टर्मिनेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट, इसमें ये CGPA कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला दिया गया है। CGPA SGPA कैसे कैलकुलेट करना है, तो जैसे आपका जो भी CGPA आया है उसमें 9.5 से गुणा कर देंगे, तो आपका प्रतिशत आ जाएगा। और प्रथम श्रेणी कहाँ से कहाँ तक का माना जाएगा, तो यहाँ 6.50 अथवा उससे अधिक है तथा 10 से कम है तो प्रथम श्रेणी है। अगर CGPA 5 पॉइंटर से अधिक है, 6.5 से कम है, तो वो द्वितीय श्रेणी में आएगा, और तृतीय श्रेणी 4 से अधिक हो और 5 से कम हो, तो वो तृतीय श्रेणी में वो पॉइंटर आ जाएगा। तो अब मैं कुछ आपको रिजल्ट सैंपल दिखाता हूँ, जिसमें कि जो प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि किस में बैक है, कैसे क्या देना है, तो इसमें आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ये एक स्टूडेंट का रिजल्ट है, इसमें मैंने नाम, रोल नंबर और ये सब मैंने कॉन्फिडेंशियल कर दिया है। यहाँ पे देखिए, ये रिज़ल्ट में केवल आप लोगों का ये क्रेडिट्स दिया गया है, और कितने आपने ग्रेड पाए हैं ये दिया गया है, और यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपने टोटल इतने ग्रेड पॉइंट ऑब्टेन किए, और यहाँ पे ये बी प्लस सी और ये ग्रेड दिया गया है।
अब यहाँ पे इसमें लिखा गया है प्रमोटेड विथ बैक पेपर्स। अब अगर आप केवल ग्रेड्स को ध्यान में रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पे किसी में भी बैक नहीं है, सी भी पास में आएगा, बी प्लस बी, ए भी, और यहाँ पे ये क्वालिफाई दिखा रहा है। यानी रिजल्ट को देखने से पता ही नहीं चल रहा है कि किस सब्जेक्ट में बैक है, जबकि यहाँ पे रिजल्ट में पास न लिख के प्रमोटेड विथ बैक पेपर लिखा है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन हो जा रहा है इस इंटरफेस को पढ़ने में। ये इंटरफेस नहीं है, मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी को इसमें सुधार करना चाहिए और इसके इंटरफेस को चेंज करके हो सकता है बाद में और इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस में बैक है, पास भी हैं कि नहीं। तो इसको अगर मैं टीआर में देखूं, टीआर एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कॉलेज को यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजा जाता है, तो हम टीचर्स लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट स्टूडेंट ये इसको जब जाएंगे तब आपको वहाँ पे कॉलेज पे दिखाया जाता है, ये कॉन्फिडेंशियल होता है। तो इसलिए मैंने ये कॉलेज का नाम और नाम यहाँ पे हाइड कर दिया है, पर वो जो रिज़ल्ट है मैं उनका यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि उन्होंने किस में कितना नंबर पाया। ये वही रिज़ल्ट है जो अभी मैंने ये दिखाया है आपको रिज़ल्ट, उसी का ये पूरा टीआर है। इसमें पूरा डिटेल में लिखा गया है कि किस में कितना मार्क्स है उनका। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैथमेटिक्स में यहाँ पे क्वालिफाइंग पेपर ये 6400 में से 64 है, यानी क्वालिफाइड है। यहाँ पे मैथमेटिक्स में एब्सेंट है, तो एब्सेंट होने के कारण अब इसमें मैथमेटिक्स में तो बैक है, तो मैथमेटिक्स में इनका सी ग्रेड है, सी ग्रेड है, बट यहाँ पे एब्सेंट होने के कारण इसमें एक बैक है। बाकी इसमें देखिए फिजिक्स में आप टोटल ग्रेड देखेंगे तो बी है, बी होने के बावजूद भी इनका फिजिक्स में भी बैक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, भले ही इनका यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये थ्योरी का है, ये यहाँ पे थ्योरी टोटल मतलब प्रैक्टिकल का मिला के ये प्रैक्टिकल का है, और यहाँ पे ये इंटरनल प्रैक्टिकल मतलब ये थ्योरी, फिर ये 25 नंबर का मिड टर्म वाला थ्योरी, फिर ये टोटल 100 में से। उसी प्रकार ये प्रैक्टिकल 75 का, फिर ये 25 नंबर का प्रैक्टिकल मिड टर्म वाला, फिर ये टोटल पूरा है। यहाँ पे ग्रेड पॉइंट है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स में देखिए 75 में से 16 है, तो 75 में से 16 यहाँ पे ये बैक है, क्योंकि 75 में से न्यूनतम इनको 25 लाना ही पड़ेगा, भले ही बाकी सभी में अच्छा नंबर मिले। जैसे देखिए यहाँ पे मिड टर्म में 25 में से 20 अच्छा नंबर है, 100 में से ये टोटल आया है 36 जो कि पास है, क्योंकि 100 में से टोटल 33 या उससे अधिक लाना था, लेकिन 75 में से न्यूनतम 25 ना आने के कारण इसमें भी बैक माना जाएगा, भले ही बाकी सब में कितना हो अच्छा नंबर रहे। जैसे बी ग्रेड अच्छा है, फिर भी ये बैक है। अब जैसे ये अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं एक और रिजल्ट दिखाता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको देख के आपको काफ़ी अजीब लगेगा कि देखिए ये जो रिजल्ट है इसमें देखिए इनका बी ग्रेड मतलब मैथ में, ये बायो का है, केमिस्ट्री में बी ग्रेड, बॉटनी में बी ग्रेड, जूलॉजी में बी ग्रेड, और यहाँ पे इनका डाटा एनालिटिक्स उसमें ए ग्रेड। यानी आप सब देखेंगे तो इनका CGPA भी 6.041 है। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा है, पास है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा है प्रमोटेड विथ बैक पेपर्स। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि अब यहाँ पे देखिए इनका आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ग्रेड्स 5.3 ठीक है, 5.65 ये ग्रेड्स भी सही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जब आप मार्क्स देखेंगे तो आपको ये 25 में से 19, 25 में से 20, 25 में से 18 ये भी सही दिखाई दे रहा है। 75 में से ये प्रैक्टिकल का है, तो प्रैक्टिकल तो ये सही है। बाकी यहाँ पे थ्योरी पे आइए, देखिए ये 25 में से 19 ये भी सही है, 25 में से 20 अच्छा है, 25 में से 19 ये भी अच्छा है। 100 में से आप देखेंगे तो ये टोटल का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, फेल है। ये देखिए 100 में से 32 ये भी फेल है। ये 100 में से 43 अभी तक तो ये यहाँ पे पास दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे देखता हूँ 75 में से 24 तो ये तुरंत फेल हो जाता है। यानी टोटल 100 में से 43 लाने के बावजूद भी फेल हैं, क्योंकि 75 में से न्यूनतम इनको 25 यहाँ पे लाना था। पहले आपको ये पास करना है 75 में से मेन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में से, उसके बाद आपका मेन और ये मिड टर्म मिला के 100 में से 33 या उससे ज़्यादा लाना है। माने पहला क्राइटेरिया ये है। इनका ये क्राइटेरिया फुलफिल ना होने के कारण मिड टर्म में अच्छा है, फिर भी ये यहाँ पे बैक माना जाएगा। तो देखा जाए तो इनका सब ग्रेड भी सही दिख रहा है, सब सही होने के बावजूद भी प्रमोटेड विथ बैक पेपर्स लिखा गया है, यानी इनको तीनों में बैक पेपर देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये कन्फ्यूजन लोगों के सामने आ रहा था, तो मैंने सोचा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ग्रेडिंग सिस्टम और ये जो मार्क्स, ये जो प्रॉब्लम हो रही है समझने में कि किस में बैक है किस में नहीं है, कैसे जानेंगे, वो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कन्फ्यूजन
बताइएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा, नहीं तो उससे रिलेटेड एक और वीडियो बना दूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।